ईमानदारी और दिल से करी गई हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है और दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहती है। तो आज ऐसे ही एक मेहनती लड़का हमारे साथ आया है जिसका नाम है शिवांश, जिन्होंने स्मार्ट अचीवर्स ज्वाइन किया था 2018 में एंड उन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया एंड आज बहुत अच्छे कॉलेज में उन्होंने अपना ज्वाइन करा है। तो शिवांश, हाउ डू यू फील गेटिंग इनटू सच अ प्रेस्टिजियस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से मेरा एम था मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेने का। 11th से मैं पढ़ रहा हूँ नीट के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कॉलेज में पहुँच पाया। और शुरू में तो मैं सच बताऊँ तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं मैम से में पढ़ पाऊँगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रीम कम ट्रू। नाइस। अब क्या होता है, बच्चे की एक जर्नी रहती है व्हेन ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड टिल द टाइम ही क्रैक्स। तो एक पूरी जर्नी रहती है, इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो उसमें आपके साथ आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपकी टीचर्स जो आपको सपोर्ट करती हैं। तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके साथ में कि जब उन्होंने देखा कि आपने क्रैक कर लिया है? हाँ, तो सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया था काउंसलिंग का तो मैंने सबसे पहले चेक किया था। तो फिर मैंने अपना रिज़ल्ट देखा पीडीएफ में कि मेरे को मैम से अलॉट हुआ है। तो पहले तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुझे मैम से अलॉट हुआ है। तो फिर मैंने फिर से चेक किया कि अपना रोल नंबर, अपना रैंक वगैरह। फिर मैंने डैडी को बुलाया। मैं तब भी कुछ रिएक्शन नहीं था मेरे फेस पे। फिर डैडी को बुलाया तो उन्होंने फिर देखा, तो उन्होंने कहा कौन सा मिला है। तो मैंने कहा कि खुद देख लो। तो उन्होंने देखा, फिर मैंने बताया कि मैम से मिला है। तो वो तो एकदम ही मतलब खुश हो गए और सबको मतलब फ़ोन कर के तो सबको बताया। मैंने खुद अपने टीचर्स को बताया उसी दिन। तो सब तो बहुत ही खुश हुए थे। तो आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे या कुछ और ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? नहीं, बचपन से ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। वो सब बच्चों के साथ होते हैं कि उनका करियर जिसमें जाना चाहते हैं वो चेंज होता है टाइम बाय टाइम। तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, स्पेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और फिर 8th में मैंने सोचा था कि डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि डॉक्टर मुझे फैसिनेटिंग लगता था और सबसे बड़ी बात मोटिवेटिंग भी लगता था, क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिकली हेल्प कर सकते हैं लोगों की। तो मुझे 8th से डिसाइडेड था कि डॉक्टर बनना है। पर कभी ऐसा नीट में जानता नहीं था। 11th में 10th 11th में आके पता चला कि ऐसे नीट एग्ज़ाम देना होता है, ये था। तो जैसा आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी है, इतने अच्छे कॉलेज में आप गए हो, तो आपको शुरू से ही भरोसा था कि आप क्रैक कर लेंगे या फिर आपको कुछ टाइम बाद आपको लगने लगा कि हाँ यार अब मैं कर लूँगा, मेरी फुल प्रिपरेशन है? नहीं, शुरू से तो बिल्कुल नहीं लगा था। धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे लगने लगा था कि हाँ हो जाएगा मुझसे। पर आखिरी दिन तक तो वो फियर तो रहता ही है कि होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद भी लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिए, क्वेश्चन गलत कर दिए। वो फियर तो आखिरी दिन तक रहता है, इनफैक्ट कि रिज़ल्ट आने तक भी रहता है कि मेरा क्या होगा। तो वो फियर कॉमन है और वो सबके साथ ही होता है। ठीक है, अब हम बात स्मार्ट अचीवर्स की करें तो आप यहाँ पे 4 साल तक कंटिन्यूसली आप यहाँ पे पढ़े हो। तो आपका कैसे यहाँ पे खुद से आने का हुआ या आपको किसी ने गाइडेंस दी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मैं खुद से ही आया था। मुझे पता चला था इस कोचिंग के बारे में। मैं घूम रहा था ऐसे ही, तो बोर्ड देखा था मैंने। तो फिर मैंने बात की, यहाँ पे कॉल किया, तो तब मुझे ऐसे पता चला, खुद से ही पता चला कि इस कोचिंग में। फिर मैंने ट्राई किया और मैंने जब 9th में एडमिशन लिया था तब ये था कि मेरे को सिर्फ CBSE स्कूल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी थी 9th से। मैंने कभी इसका सोचा नहीं था। तो नीट के लिए मैंने 11th से ही प्रिपेयर किया था। 9th 10th में सिर्फ बेसिक्स CBSE स्कूल ये सब की मैंने पढ़ाई की थी। तो आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? हाँ, तो यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं और सपोर्ट भी करते हैं, एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली। मैं क्लास के बाद भी कुछ पूछता था तो बता देते थे। और मैं यहाँ पर जैसे मेरा घर में पढ़ने का मन नहीं है तो मैं यहाँ सुबह आ जाता था सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ पर एक अलग रूम है तो वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो मैं भी पढ़ता था क्योंकि घर में कभी कभार मन नहीं लगता था। तो अब कोई भी रिजल्ट अचीव करने की एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा यही रहते हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है।
क्योंकि नीट एग्ज़ाम में तो सभी सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, अगर किसी में भी मार्क्स कम हो गए तो रैंक डेफिनेटली गिर जाएगी। तो ये था कि सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। बस ये है कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उसे मैं ज़्यादा देता था इम्पोर्टेंस, और टाइम भी ज़्यादा देता था, और बाकी को जैसे मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थे तो ये मुझे जल्दी समझ आते थे, तो मैं इनको थोड़ा कम टाइम देता था, बस क्वेश्चन करता था। बाकी बायो में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि उसमें थोड़े फैक्ट्स लर्न करने होते हैं, तो इसे मैं ज़्यादा टाइम देता था, क्वेश्चन ज़्यादा करता था। अब आपके सक्सेस की बात करें हम, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, तो इसके पीछे आप किसका मेजर रोल मानोगे? सबसे बड़ा मेजर रोल तो मेरे पेरेंट्स का है, देन मेरे टीचर्स का है, क्योंकि वो गाइड नहीं करते तो शायद उतनी अच्छी मुझे गाइडेंस ना मिलती और सिलेक्शन भी ना होता। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मेरे पेरेंट्स ने दी, और मैंने घर रह के ही प्रिपरेशन करी थी, तो ऐसा भी था कि कम्युनिकेशन हो जाती थी पेरेंट्स से, टीचर से, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। आप स्मार्ट अचीवर्स में 4 साल से थे, तो यहाँ पे अपना सारा एटमॉस्फेयर भी आपने देखा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज़ हम लोगों की स्पेशली चलती रहती है, तो उस टेस्ट सीरीज़ को आपने अटेम्प्ट करा कि नहीं करा, और अगर करा तो उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया आपको पेपर को क्रैक करने में? सबसे पहले तो मेरे टीचर्स ये बताते थे कि टेस्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें देने ही देने हैं, तो मैं टेस्ट तो कभी मिस करता ही नहीं था, चाहे मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, तो वो कभी मिस नहीं किए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैंने यहाँ के फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वो रियल रिज़ल्ट नहीं होता, पर उन्हें देना ज़रूरी है क्योंकि अपना लेवल पता चलता है। यहाँ के टेस्ट सीरीज़ का ये है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं बताऊँगा कि बायोलॉजी NCERT बेस्ड आती है, जैसा एग्ज़ाम होता है 100 में से कुछ क्वेश्चन होते हैं 5-6 जो थोड़े डिफ़िकल्ट या बाहर के हो सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट ही होते हैं, और पर हाँ डिफ़िकल्ट होते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम से, ताकि प्रैक्टिस हो और अपना लेवल पता चले। स्मार्ट अचीवर्स का हम देखें तो स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डाउट सेशंस भी रहते हैं, मतलब अपने आप में पूरा हम लोग का एक सिस्टम बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों ने आपको कैसे कंट्रीब्यूट किया, कैसे आपका रास्ता एक आसान करा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा NCERT के अलावा सबसे बेटर जो पढ़ने की चीज़ होती है वो स्टडी मटेरियल होती है, क्योंकि उसमें कंसाइज फॉर्म में सब दिया होता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आना है वो उसमें वही होता है। तो बेटर यही है कि नीट के लिए टाइम भी कम होता है और हमें कोई PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, तो लिमिटेड पढ़ना होता है, तो स्टडी मटेरियल बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उनकी थ्योरी पढ़ो, उनसे अच्छा आप स्टडी मटेरियल पढ़ो जो कि रिपीटेडली पढ़ो। रिवीजन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जितना रिवाइज़ करोगे उतना ये रहेगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो टाइम डेडिकेट करना सब्जेक्ट वाइज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना चाहिए। तो आपने कैसे सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट को एक रखा अपने? हाँ, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम में मैं बात करूँ तो सबका अलग अलग होता है कि कोई बायो पहले करता है, कोई केमिस्ट्री पहले करता है, किसी की फ़िज़िक्स वीक होते तो ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो वो मेरा ये था कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, तो मैं उसे लास्ट में करता था क्योंकि हो जाता था जल्दी। मैं सबसे पहले बायो अटेंड करता था, और बायो में बायो, केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। और फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नीट के लिए कि नॉलेज से ज़्यादा तुम्हें स्पीड चाहिए, क्योंकि स्पीड नहीं होगी फिर पेपर छूट जाता है, काफ़ी लोगों का होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं बायो 40-45 मिनट्स में करता था, केमिस्ट्री 30-35 मिनट्स में, फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जनरली क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो 1 आवर 20-30 मिनट्स में होता था इवेंचुअली कि पहले कुछ टाइम दिया, उसके बाद टाइम धीरे धीरे आप इंक्रीज करते गए जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले गए। शुरू में ऐसा नहीं होता था, ये मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के साथ हुआ। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। तो पहले इतना नहीं लगता था, पहले कभी कभार पेपर छूटे भी हैं मेरे, बहुत बार हुआ है। तो वो सबके साथ होता है कि नॉर्मल टेंडेंसी है।
अब हम बात टेस्ट पेपर्स की कर रहे थे, तो जो यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है तो वो एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर एनसीईआरटी के बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं? ऐसा नहीं है कि प्योरली बाहर से ही आ गया, बिल्कुल भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहती हैं। बस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज 5-10% क्वेश्चन बाहर से होते हैं। वो इसलिए ताकि आपको पता चले आपका लेवल क्या है। वो थिंकिंग अच्छी करने के लिए होते हैं एक्चुअली में। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो आप करते हो? हाँ, मैं करता था, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता ही रहता था। मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद था और मैं कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस यूट्यूब में देख लेता था। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट था स्केटिंग मैं ज़रूर करता था क्योंकि वो मुझे शुरू से अच्छी लगती थी। मैंने बचपन से ही स्केटिंग सीखी थी, तो वो मेरा फेवरेट था। तो यू लाइक टू से है कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट मत करो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट अचीवर्स जो है, हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बहुत आगे हैं। आप लोगों के पर्टिकुलरली व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, टीचर्स इंटरेक्शन आप कर सकते हैं ईजिली। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो लेने के लिए क्लासेस, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज कराई जाती है एट द सेम टाइम। तो आपने टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कैसे यूज़ करा कि उसका आप यूज़ भी करो अच्छे से बट मिसयूज़ ना हो पाए? हाँ, तो ये था कि मेरा बैच जो था 11th का, कोविड आ गया था, तो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। तो यहाँ के ऑनलाइन का सिस्टम अच्छा था क्योंकि रेगुलर क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, तो बेनिफिट तो मिला ही। और अगर कोई फिर हाइब्रिड क्लास भी हो गई जब कोविड चला गया, तो किसी का मन नहीं है ऑफलाइन करने का तो वो ऑनलाइन कर सकता था। पर पर्सनली मेरा ये था कि मैं ऑफलाइन के लिए ट्राई करता था क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है ही। एग्जैक्टली इंटरेक्शन अच्छा होता है, बट हाँ ये है कि ऑनलाइन इज़ बेस्ट। अगर आप कभी दूर रहते हो तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट। तो आपके साथ प्रिपरेशन के टाइम पे और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि आपको नीट की तैयारी भी करनी थी और साथ ही साथ बोर्ड्स की तैयारी भी करनी थी। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी, कैसे आपने दोनों की तालमेल बिठाई एक साथ, की कैसे प्रिपरेशन करी दोनों की? बात करूँ तो नीट और बोर्ड मेरा साथ साथ चला था क्योंकि मैंने बोर्ड भी उसी ईयर दिया था। तो बोर्ड का ये है कि एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए और नीट के लिए भी एनसीईआरटी आनी चाहिए, उसके दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि बोर्ड से 1 महीने पहले मैंने थ्योरी बेस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था और स्पेसिफ़िकली ऐसे पूरे साल नहीं किया था बोर्ड्स के लिए, मैं नीट के लिए पढ़ता था। नीट के लिए अच्छे से पढ़ते हो एनसीईआरटी तो बोर्ड्स ईजी हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि बस जो पढ़ाया जाता है वो बस थ्योरी में लिखना है, बस यही होता है। 1 महीने पहले भी प्रिपेयर कर लोगे तो वो हो जाता है। और जो बाकी सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, इसमें भी बस थ्योरी लिखनी होती है। एक महीने पहले भी प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाता है चीज़ें। तो नीट ही एक एग्जाम था जो आपने दिया है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्स थे जो आपने अटेम्प्ट करे? मेरा मेन एम तो नीट ही था शुरू से, पर ये था कि मैंने जेई और सीयूईटी भी दिया था और 10th में एनटीएससी दिया था। पता नहीं था ज़्यादा उसके बारे में, पर दे दिया था। मेन एम तो मेरा नीट था, साथ में जेई और सीयूईटी उसी ईयर दे दिए थे मैंने। आपने जब स्मार्ट अचीवर्स को ज्वाइन किया तो आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड जब आपने फाइनली क्रैक कर लिया है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर हुआ होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो जब मैं शुरू में आया था 9th में, तो मुझे नॉर्मल कोचिंग क्लासेस लगी थी टीचर्स में, फॉर्मली था सब कुछ। फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ के स्ट्रक्चर समझ में आया और ऐसा भी नहीं है एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली वो भी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं डिस्कस कर लेता था। तो सभी टीचर यहाँ के सपोर्टिव हैं और जब एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया है मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पॉजिटिविटी आती है कि मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट किया। ठीक है, तो हमारी जो एक जर्नी चलती है उसमें ब्राइट साइड तो सबको पता होती है, राइट? बट एक डार्क फेज जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार अंधेरा आ गया, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है, आप किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाते, आपको गैदरिंग छोड़नी पड़ती है, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। तो आप चाहते हो कि मेरे पास यार ऐसा कोई हो जो मेरे को एक राइट डायरेक्शन दिखा सके, जो मेरे को ब्राइट साइड की तरफ दिखा सके, तो उसमें किसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा आपके लाइफ में? हाँ, प्रिपरेशन फेज़ में ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और
इसमें मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी, ये मजबूरी में करना पड़ता है। मैंने 2-3 साल तो ये सब चीज़ें बिल्कुल की नहीं थी, मन भी नहीं करता था, पर ये है कि बाद में लगता है कि कर लेनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं उनसे आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ ऐसी बात है तो आपको गाइडेंस तो कर सकें। क्योंकि मेरे साथ तो यही था, मैं बीच बीच में एग्ज़ाम में कभी मार्क्स नहीं आए या फिर मैं कहीं नहीं जा पाया, कुछ ऐसी बोरिंग सा लग रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन मैं कर लेता था और वो लोग मेरे को सपोर्ट भी करते थे। बट दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप क्रैक कर लेते हो तो वो एक फीलिंग अलग ही डिफरेंट रहती है, नेगेटिव चीज़ें कि आप कुछ अचीव कर लिया है आपने। आपको पेरेंट्स, आपको 10 लोग आके आपके पेरेंट्स को भी पूछते होंगे कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे क्रैक कर लिया, तो अंदर से आपको खुद अप्रिसिएशन की फीलिंग आती होगी कि हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, राइट। तो एट लास्ट एक क्वेश्चन है कि हो सकता है कि इस वीडियो को स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही मोटिवेट होने के लिए, हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी देखें, तो उन सब के लिए आप एक क्या मैसेज भेजना चाहेंगे कि बच्चे मोटिवेट रहें एंड पेरेंट्स के लिए भी साथ साथ? तो स्पेसिफिकली मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि बच्चों पर तो बहुत प्रेशर रहता है एकेडमिकली और कंपटीशन का, तो कोई और प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं रहता। कुछ बच्चे ये होते हैं कि वो बताते नहीं हैं, तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट करें, क्योंकि मेजर फैक्टर यही होता है कि पढ़ाई ख़राब होने का कि कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि इन सिंपल वर्ड्स कि पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। हो सकता है बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हो, किसी चीज़ में वो प्रॉब्लम डील कर रहा हो, तो उसको बिठा के वो चीज़ समझानी चाहिए और खुद भी समझनी चाहिए एंड उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।